बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंतहाई ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर मैं उनको एक तरीका बता रहा हूँ जिसके तहत अगर वो सीख लें तो इंशाल्लाह कामयाबी उनके हाथ में है। वो तरीका यह है कि हमारे स्टूडेंट्स जब गाइड्स में या फिर किताब में इस तरह के क्वेश्चन जो एमसीक्यूज होते हैं उनको अटेम्प्ट करते हैं तो सिंपल वो करेक्ट ऑप्शन की मतलब कोशिश करते हैं कि इसमें करेक्ट करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए जाते हैं उनकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं जाती। सो ये उनकी क्या है, एक बैड पॉइंट है। सो या फिर वीक पॉइंट है उसकी। सो ऐसे स्टूडेंट्स जिसकी ये आदत बन चुकी है कि वो इस तरह करते हैं कि ऑप्शन की तरफ वो तवज्जो ही नहीं देते। सो मैं उन लोगों को या उन स्टूडेंट्स के लिए ये ऐसी वीडियो इंतहाई ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस तरह के जो एमसीक्यूज होते हैं वो 2-3 एमसीक्यू से बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं क्योंकि हर जो एमसीक्यू होती है देखिए जो ऑप्शन दिए जाते हैं उन हर ऑप्शन में अलग अलग एक आइडिया छुपा हुआ होता है। सो मैं कोशिश करता हूँ। देखें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कुछ यूँ है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर मैटर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर मैटर। अब देखें वो खुद से पहले सवाल को क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। वो प्योर मैटर के मुतालिक कह रहे हैं। देखें प्योर मैटर जो होता है मैटर वो या तो प्योर होता है। प्योर मैटर को जो हम दूसरा नाम क्या देते हैं सब्सटेंस। और ये मैटर की क्लासिफिकेशन है, तवज्जो से सुने। और दूसरी टाइप ऑफ मैटर क्या है, इम्प्योर मैटर है जिसे हम मिक्सचर कहते हैं। क्लियर। सो जो प्योर मैटर है वो किस तरह हो सकती है। देखिए मेटल्स, आपको जो मेटल दिखाई दे रही है जहाँ एक मेटल दूसरे मेटल के साथ मेटालिक बॉन्ड के जरिए से जुड़ी हो। देखिए सपोज सिल्वर सिल्वर सिल्वर, इस तरह बहुत सारे सिल्वर मिलकर एक बहुत बड़ा क्या बनाता है, मास बना लेते हैं। ये भी मैटर है, इसे हम प्योर फॉर्म कहते हैं। सपोज आयरन, आयरन में शॉर्टकट ये बता दूं कि जितनी भी मेटल्स हैं अगर उनके साथ कोई हेटेरो एलिमेंट नहीं लगा हो, कि कोई दूसरा एलिमेंट इसके साथ नहीं लगा हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, मतलब प्योर मैटर कहते हैं या फिर सब्सटेंस कहते हैं। देखें आप लोगों ने ये ऐसे भी देखे नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो है वो भी मॉलिक्यूल के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं। सपोज हमारे साथ हीलियम है, नियान है, आर्गन है, वो भी क्या है, हमारे सब्सटेंस हैं। क्लियर। अच्छा, इसके साथ साथ कंपाउंड्स क्या हैं, वो भी हमारे क्या है, सब्सटेंस हैं। क्योंकि उसकी उसकी कुछ आइडेंटिटी है, उनकी कुछ केमिकल आइडेंटिटी है। प्योर सब्सटेंस केमिकल जो प्योर सब्सटेंस होता है उनकी जब कम्बिनेशन होती है दूसरे एलिमेंट के साथ तो फिजिकल कम्बिनेशन नहीं होती बल्कि केमिकल कम्बिनेशन होती है। देखें पहले केसेस में कहा कि अगर सारे के सारे मेटल के एटम हो, लेकिन इस तरह भी है अगर इसके साथ कोई दूसरा मेटल एलिमेंट हम लगाएं और उसकी रिलेशन किस तरह हो, मतलब केमिकल रिलेशन हो। आप यहाँ पर दे सकते हैं AgCl2। सपोज AgCl या AgCl जो है ना AgCl, यहाँ पर अगर Cl उस तरह रहे मतलब उनके साथ कोई केमिकल रिएक्शन ना करे तो देखें अगर Ag या आयरन या जो भी है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसमें किसी के साथ अगर कोई और एलिमेंट आ जाए फिजिकल स्टेट में, उनके साथ कोई केमिकल रिएक्शन ना करे तो फिर हम उसे प्योर नहीं कह सकते। मैं मिसाल के तौर पर ये भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। Fe2O3 ये भी क्या है, मतलब ये जो एलिमेंट्स होते हैं एलिमेंट्स उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी प्योर फॉर्म कहलाते हैं। अगेन देख लें जितने भी एलिमेंट्स हैं मैंने मेटल का नाम दिया एलिमेंट्स। देखें एलिमेंट्स मतलब कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, आर्गन हो सकता है, इन सारे के सारे को हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट, ऑल एलिमेंट आर प्योर मैटर, नंबर वन। नंबर टू, compounds and molecules of elements are also a pure matter, are also a pure matter। बस यहीं तक।
देखिए आप जितनी भी कंपाउंड लिखते जाएं, क्लियर, वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्योर मैटर होते हैं। लेकिन इम्प्योर क्या होते हैं, जब दो मुख्तलिफ प्योर मैटर को आपस में मिलाया जाता है तो मिक्सचर बना लेते हैं। देखिए इसको हमने क्या किया, एफ ई को हमने क्या किया, ये कहा, ये हमने उसे कहा क्या, प्योर है। लेकिन इसके साथ जब हम एज मिलाते हैं फिजिकली, कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, तो इसे हम कहते हैं इम्प्योर या मिक्सचर। देखिए AgCl के साथ आप मिलाते हैं Fe2O3, ये मिक्सचर है। क्लियर। सो मिक्सचर की मजीद मिसालें जो टेस्ट के लिहाज से इम्पॉर्टेंट होती हैं, देखिए आपका जो टी है, चाय पीते हैं, वो मिक्सचर है। आपका सीमेंट मिक्सचर है। आपका ग्लास मिक्सचर है। आपका जो नदी में पानी या रेन वाटर, ये सारे ये मिक्सचर है। क्लियर। आपकी जो मट्टी है, मट्टी क्ले, ये मिक्सचर है। क्लियर। सो एक टाइप के कंपाउंड से नहीं बनी होती है, लेकिन जो मैटर प्योर मैटर होता है या सब्सटेंस, वो एक टाइप की आइडेंटिटी रखती है। क्लियर। अच्छा, उनकी भी मज़ीद बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लियर। सो उम्मीद है कि आप लोग इस तरह की प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं उसे अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो लेक्चर किसी और तरफ जाता है। क्लियर। अच्छा, देखिए अब एक लफ्ज़ इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, aqua regia। aqua regia हम किसे कहते हैं? aqua regia is the mixture of HNO3 and HCl। क्लियर। ये HCl और HNO3 का क्या है, एक मिक्सचर सा है, और जहाँ पर 3:1 के मतलब 3 मोल HCl लेकर 1 मोल HNO3 के साथ मिलाया जाता है। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि जब जो ज्वेलरी वाले होते हैं, जो जो सोना बनाने का काम करते हैं, वो लोग वो सोने की प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करता है। सोना इसमें हल हो जाता है, जो इम्प्योरिटी से हम उसे वो जुदा कर सकते हैं सोने से। क्लियर। अच्छा, नेचुरल गैस। अच्छा, अब इसके मुतालिक कहते हैं प्योर फॉर्म। हम चलते हैं, हमने उसको जस्ट लाइक एज ए मिक्सचर माना। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर देखें नेचुरल गैस। नेचुरल गैस यू नो कि नेचुरल गैस क्या होता है, जब कोई चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट या फिर एनिमल मर जाता है, फिर बर्ड किया जाता है। क्लियर। बर्ड अंडर द ग्राउंड, दफना दिया जाता है, तो सालों 100 साल या फिर हम आश्रय गुजरने के बाद वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर ऑयल में कन्वर्ट, जिसे हम पेट्रोल ऑयल को हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। अच्छा, अब देखें यहाँ पर और हमें क्या कह रहे हैं, नेचुरल गैस। जो मैंने गैस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, गैस, ये कहाँ से आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डीकम्पोजिशन से आता है। अच्छा, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की डीकम्पोजिशन से आता है, तो इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, इसमें तकरीबन 85% मीथेन शामिल होता है। मीथेन के बाद इथेन, ब्यूटेन वगैरह इसमें शामिल होती है इस गैस में। इसका मतलब यही है कि नेचुरल गैस इज़ अ मिक्सचर। अच्छा, प्योर नहीं हुआ। ठीक है, नेचुरल गैस। इसके बाद मेटालिक कॉपर। यहाँ पर देखें ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर के मतलब मुख्तलिफ किस्म के हैं। क्लियर। समटाइम हम सल्फर डाइऑक्साइड को ब्लीचिंग के तौर पर, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड समटाइम ब्लीचिंग के तौर पर काम करता है। ब्लीचिंग वो होते हैं मतलब जो कलरिंग अशिया अशिया होते हैं, कलरिंग अशिया, उनका कलर ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देखें यहाँ पर देखें, एक फार्मूला लिखता हूँ, कैल्शियम क्लोराइड हाइपोक्लोर। देखें ये क्या है, ये एक टाइप की ब्लीच है। इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ। देखें इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। एक ब्लीच की क्या है, एक टाइप है, ऑक्सीडाइजिंग के तौर पर काम करते हैं। क्लियर। सो आगे हम हाँ, चलते हैं मेटालिक कॉपर। अब आप खुद से गैस लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो मेटालिक कॉपर इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पर सारे के सारे एटम्स कॉपर के होते हैं। कोई दूसरा हेट्रो एटम नहीं होता, कोई दूसरा हेट्रो एटम नहीं होता।
So it is the simplest form of the pure in these following four type. Clear? ये भी क्या है, जस्ट लाइक कंपाउंड के तौर पर काम करता है, ये तो इसके जुमरे में आता नहीं है क्योंकि ये मिक्सचर है और ये भी मिक्सचर है। आगे चलते हैं। एन इम्प्योर मैटर ऑफ द फॉलोइंग इज। क्लियर? इसमें कौन सा इम्प्योर है? इसका मतलब यही है कि सारे प्योर हैं। प्योर का क्या मतलब था, मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्योर का मतलब होता है कि मतलब कोई एलिमेंट या फिर कोई कंपाउंड। क्लियर? अच्छा देखें, ये कोक क्या होता है? कोक क्या होता है? यू नो, क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, द मैटर विच टू विच वी गेट आफ्टर अ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन is known as, किस तरह कहा, a matter obtained after या as a result of destructive distillation of coal, इस तरह आ सकता है, या इस तरह आ सकता है a matter obtained when we heat a coil in the absence of oxygen। सही ना? ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो विच वन विल बी करेक्ट? कोक एक ऐसा कंपाउंड है जो कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के जरिए से हासिल किया जा सकता है। कोक प्योर कार्बन को हम कहते हैं। प्योर कार्बन को हम क्या कहते हैं? कोक। मतलब प्योर कार्बन मीन्स कि सारे के सारे एक ऐसा क्लस्टर मजमुआ, एक ऐसा मास जो सारे के सारे कार्बन 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 हो। क्लियर? अच्छा, इसे हम किस तरह हासिल करते हैं? जब हम कोयला लेते हैं और उनको हीट अप करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि किसी चीज को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में गर्म करना डिस्टिलेशन कहलाता है सिंपली। सो ये प्योर फॉर्म है। वाटर देखें, वाटर का जो कंपाउंड फॉर्म में जब हम वाटर लेते हैं डिस्टिल वाटर का, डिस्टिल्ड वाटर, सो डिस्टिल्ड वाटर क्या होते हैं? वो प्योर होते हैं। मतलब प्योर का एक ही कंपाउंड्स के बने हुए होते हैं, H2O 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 इस तरह। टेबल साल्ट जो हम लेते हैं, टेबल साल्ट सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, मतलब एक एक टाइप के एलिमेंट्स का वो बना हुआ होता है। कंक्रीट, कंक्रीट देखें, कंक्रीट में को हम इस तरह नहीं कह सकते कि ये एक कंपाउंड से बना हुआ होता है कंक्रीट। देखिए आप लोग जानते हैं कि जो ईंट बनाने की जो क्या होती हैं, बटिया होती है, उनमें सम टाइम ये ईंट सम टाइम मेल्ट हो जाती है, उनमें स्टोव वगैरह शामिल होती हैं, तो उनका एक बड़ा सा मास जम जाता है। क्लियर? बड़ा सा मास क्या हो जाता है? जम जाता है। अब इसका मतलब यही है कि इस जमी हुई मास में तो H2O हो सकते हैं, इसमें सिलिका हो सकता है, इल्यूमिना हो सकता है, पोटाशियम कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस होते हैं, एक टाइप के नहीं होते। सो इट इज अ मिक्सचर एंड दिस थ्री आर प्योर सब्सटेंस। क्लियर? मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप बुक उठाकर इस तरह के क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं। अ प्रोसेस दैट रिप्रेजेंट अ फिजिकल चेंज इज। अब देखें फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज कुछ स्टूडेंट्स नहीं जानते। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज, फिजिकल चेंज या फिजिकल रिएक्शन का क्या मतलब है? क्लियर? फिजिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंज का मतलब ये होता है समथिंग फेल्ट टू डन। क्लियर? जब हमारे फाइव सेंस ऑर्गन को कुछ इस तरह महसूस हो जाए, कुछ यूं महसूस हो जाए कि कुछ हुआ, अब इसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज या फिजिकल रिएक्शन कहते हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल रिएक्शन के मुतालिक आप लोगों को कहूँ कि फिजिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पर मैटर का जो केमिकल फार्मूला है वो चेंज नहीं होता। देखिए, मैं लिखता हूँ H2O आइस फॉर्म में है। क्लियर? मैं उसको हीट करता हूँ, किस में कन्वर्ट हो जाता है? H2O लिक्विड में। उसको फिर से मैं हीट अप करता हूँ और किस में कन्वर्ट हो जाता है? H2O गैस या फिर वेपर्स। ये सिंबल किस लिए इस्तेमाल होता है? हीट के लिए। अब देखिए फेस तो मुख्तलिफ है, सॉलिड लिक्विड वेपर्स या गैस, लेकिन फार्मूला वही है। केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूले पर कुछ असर नहीं पड़ रहा। सो ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं।
मैं एग्जांपल के तौर पर आपको देखें और कह सकता हूँ, देखें हमारे पास सपोज आयोडीन क्रिस्टल हैं। आयोडीन क्रिस्टल जब उनको हम क्या करते हैं, उनको हम हीट अप करते हैं तो वो किस में, आयोडीन वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉलिड से वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉलिड का वेपर्स में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डिस्टिलेशन। क्लियर, यहाँ पर कोई लिक्विड वाली स्टेज नहीं आती, फौरन सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट करना। हमारे साथ क्या है, बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड को हमने हीट किया। क्लियर, उनको हमने बेंजोइक एसिड के वेपर्स में कन्वर्ट किया। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये भी डिस्टिलेशन प्रोसेस कहलाता है। और एग्जांपल, अमोनियम क्लोराइड को हमने लिया, सॉलिड फॉर्म में था, उनको हमने हीट किया, फौरन कन्वर्ट किया, अमोनियम क्लोराइड वेपर्स में कन्वर्ट किया। सो ये सारे के सारे देखिए फिजिकल चेंजेस हैं, न कि केमिकल चेंज। सो फिजिकल चेंज, कलर, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर, डेंसिटी, इसके साथ साथ विस्कासिटी वगैरह। सो ये क्या है, सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, सो अब देखें द प्रोसेस रिप्रेजेंट फिजिकल चेंज, ऑक्सीडेशन। देखिए इलेक्ट्रॉन का जो लेन देन होता है वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है, ना कि केमिकल, ना कि फिजिकल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, एक और एमसीक्यूज याद रखें, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कलेक्टिवली नोन एज रिडॉक्स। Oxidation reactions and reduction reactions are collectively known as redox reaction. ऑक्सीडेशन में कोई इलेक्ट्रॉन देता है, रिडक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन लेता है। क्लियर, सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन में किसी सब्सटेंस का वेपर्स में कन्वर्ट करना। रस्टिंग में क्या होता है, रस्टिंग क्या है, रस्टिंग इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्लियर, रस्टिंग किस तरह का प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, क्योंकि रस्टिंग में आयरन के साथ, आयरन ऑक्सीजन और H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, रस्ट बना लेता है। सो के केमिकल रिएक्शन है। देखिए लोहा होता है, O2 होती है, H2O होती है, उससे बन जाती है क्या, FeOH3। क्लियर, सो आयरन 3 हाइड्रोक्साइड बन जाती है, इसे हम आयरन 3 हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयरन 3 इलेक्ट्रॉन दे चुके होते हैं। सो रस्ट बनाने का जो प्रोसेस होता है वो केमिकल रिएक्शन होता है, ना कि फिजिकल रिएक्शन। ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्लियर, साथ साथ याद रखें ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सो देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो सब्लिमेशन है वो क्या है, फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है, और ये भी केमिकल चेंज है। अच्छा, अगेन देखें, द फंडामेंटल प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट इज। देखिए एक एलिमेंट को किस किस वजह से पहचाना जाता है। क्लियर, तो वो क्या है, एटॉम प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर क्या है, वो किस एलिमेंट की क्या है, आइडेंटिटी है। एक एलिमेंट की आइडेंटिटी क्या है, प्रोटॉन नंबर उसकी क्या है, होती है, आइडेंटिटी होती है। तो देखें तो देखें प्रोटॉन नंबर क्या होती है, उनकी आइडेंटिटी होती है। प्रोटॉन नंबर असल में एटॉमिक नंबर होती है। देखिए समटाइम जब हम एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं तो उनके साथ साथ हम इलेक्ट्रॉन का लफ्ज भी मतलब बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली द प्रोटॉन नंबर इज एनफ टू डिफाइन एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक जो प्रोटॉन नंबर होता है वो एक्चुअली क्या होता है, एटॉमिक नंबर। सो प्रोटॉन नंबर क्या है, वो एक्चुअली एटॉमिक नंबर होता है। यहाँ पर देखें एटॉमिक मास, एटॉमिक मास एक ही एलिमेंट में मौजूद एटम की मुख्तलिफ हो सकती हैं, मास नंबर भी मुख्तलिफ हो सकती हैं, एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ नहीं हो सकती। एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उनकी एटॉमिक नंबर कांस्टेंट सेम रहती है। एवरेज एटॉमिक मास उनकी भी मतलब एक ही एलिमेंट में मौजूद जो एटम्स होते हैं, मतलब मैं मिसाल के तौर पर कार्बन की मिसाल ले लें, कार्बन 6 6
देखें इन कार्बन 6 या कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614, या फिर प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। देखें इस तरह की एमसीक्यूज आ सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स अपॉन नेचुरल अबंडेंस। सो एवरेज एटॉमिक मास क्या है? ये नेचुरल किसी एलिमेंट में मौजूद जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी नेचुरल अबंडेंस पे डिपेंड करती हैं। देखें यहाँ पर मास नंबर शायद यू नो क्योंकि आप लोग अभी एफईसी में हैं, लेकिन जो फार्मूला बेसिकली इस्तेमाल होता है मास नंबर के लिए, देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। अगर कोई आपसे मतलब एटॉमिक मास के मुतालिक पूछे, मैं एक एग्जांपल के तौर पर ये सपोज मैं यूरेनियम नहीं कार्बन कार्बन 614 लेता हूँ। देखिए कोई कहते हैं कि यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हैं, तो मैं जवाब के तौर पर इस तरह कह सकता हूँ कि यहाँ पर एटॉमिक मास कितना है, वो है 14, यानी मास नंबर जिसे हम कहते हैं, मास नंबर कितना है यहाँ पर 14 है। और यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन यहाँ पर हमें पता नहीं है, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, वो 6 है। तो मैं क्या इस तरह लिख सकता हूँ, इस 6 को इस तरफ ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा 14 माइनस 6, सॉरी एन नाइट्रोजन इज इक्वल टू नाइट्रोजन सॉरी न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 14 माइनस 6, सो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। क्लियर? सो इसी तरीके से आप किसी भी एलिमेंट के लिए ये इंतहाई ही इम्पोर्टेंट है। अगर इस तरह तो नहीं कह सकता कि ये जो आपके मेडिकल इंजीनियरिंग है उनके लिहाज से इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके बाद जितनी भी टेस्ट होते हैं जो जॉब के हवाले से होते हैं उसमें इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इंतहाई बेसिक है। क्लियर? तो किस तरह आप किसी एलिमेंट में, एक और एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों के लिए क्लियर करना चाहता हूँ। देखें यहाँ पर देखें इससे क्या है 8 में भी 8 सॉरी यहाँ पर 8 आता है। क्लियर? एक और नाइट्रोजन के लिए देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर। अच्छा देखें इस तरह क्वेश्चन हो सकता है, सपोज यूरेनियम 92-234 है, वो आपसे पूछते हैं कि यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, ये 234 यहाँ पर लिख ले, प्रोटॉन यहाँ पर लिख ले, प्लस न्यूट्रॉन के मुतालिक वो आपसे पूछ रहे हैं। क्लियर? सो आप इस तरह किस तरह कर लेंगे, देखें यहाँ पर देखें इस तरह कर लें, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 234 माइनस 92। अब इससे आप 92 सब्सट्रैक्ट करें, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 13 उससे 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1। सो दिस इज द न्यूट्रॉन नंबर इन यूरेनियम 234। सो ये भी इंतहाई इम्पोर्टेंट है, नेग्लेक्ट ना किया करें क्योंकि इंतहाई ही बेसिक है। अच्छा सो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो बेसिक प्रॉपर्टी है कौन सी थी, एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। A species that contain one proton and one neutron and two electron. One proton that contain one proton, one neutron and two electron. समझ आई? अब हम स्टेप वाइज लिखते हैं। देखिए हाइड्रोजन में तो हाइड्रोजन में जो प्रोटीन का इस तरह सिंबल है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम में देखें प्रोटियम में इलेक्ट्रॉन 1 होता है, प्रोटॉन भी 1 होता है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। अगर हम इस पर इस तरह लिख लें, इस तरह -1 लिख लें, तो इसका ये मतलब है कि प्रोटॉन वही 1 है, न्यूट्रॉन वही 0 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन 1 + 1 = 2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन क्वेश्चन कुछ यूँ है कि 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्वेश्चन कुछ यूँ था 1 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 न्यूट्रॉन, लेकिन यहाँ पर कोई न्यूट्रॉन नहीं है। यहाँ पर आते हैं ड्यूटेरियम में। ड्यूटेरियम का अपना सिंबल इस तरह है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर 1, प्रोटॉन कितने हैं 1, न्यूट्रॉन कितने हैं वो भी 1। लेकिन अगर इसे हम इस तरह लिख लें, इस तरह, तो इसका यही मतलब है कि प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आया, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? इसके लिए करेक्ट ऑप्शन यही है। लेकिन यहाँ पर देखें हिली में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन। क्लियर?
अच्छा, नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट बाय ओनली केमिकल मेथड। कौन सा ऐसा है जिसको हम सिंपल केमिकल मेथड के जरिए से सेपरेट कर सकते हैं। इंतहाई ही इजी क्वेश्चन है। जो यहाँ पर मिक्सचर है, मिक्सचर को हम जुदा करते हैं एक दूसरे से फिजिकल मेथड के जरिए, और कंपाउंड यानी या जो प्योर मैटर होती हैं, प्योर हम बात ऑलरेडी बता चुके हैं, जो प्योर होती हैं उनको हम जुदा करते हैं फिजिकल मेथड के जरिए से। सॉरी, जो क्या होते हैं, प्योर फॉर्म होती है, प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म को हम जुदा करते हैं केमिकल मेथड के जरिए से। और प्योर तो वैसे ही प्योर होती है, लेकिन फिर यहाँ पर जो इम्प्योर फॉर्म होती है या जो मिक्सचर होती है उनको हम फिजिकल मेथड के जरिए से जुदा करते हैं। यही इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है विद रिस्पेक्ट टू substance and mixture. So 1 2 3, these three are mixture which can be separated into their constituents by physical method। ये जिस चीज से बनी हुई है उनको, उनमें मतलब ये सपोज हम एयर की तरफ पहले, एयर क्या है, एयर इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस इंक्लूडिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, क्लियर, इस तरह के सब बहुत से गैस का एक क्या है, मजमुआ है। अच्छा, जिसको हम फिजिकल मेथड के जरिए से जुदा कर सकते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या है, देखिए पेट्रोलियम क्या है एक्चुअली, अल्केन, साइक्लोअल्केन, अल्कीन, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, जितने भी नेफ्थलीन, एंथ्रासिन, ये और इससे भी बहुत सारे कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पर मिलते हैं। क्लियर, सो ये इसका मजमुआ है, मिक्सचर है पेट्रोलियम। नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ अल्केन, अल्केन, साइक्लोअल्केन वगैरह, and this is a molten sodium chloride is a type of pure matter। clear, so 1 2 3 इसको हम फिजिकल मेथड से जुदा कर सकते हैं और इनको हम केमिकल मेथड से। क्लियर, ठीक है। एटम दैट डिफर ओनली इन मास डिपेंडेंट रेशियो प्रॉपर्टी एंड रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि atoms that differ only in mass dependent property and rates। यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, सिंपल किस चीज की बुनियाद पर, मास और रेट ऑफ रिएक्शन की बुनियाद पर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, कौन कौन से ऐसे हैं। देखें, ये सिर्फ मास की बुनियाद पर एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। देखें यहाँ पर कैल्शियम, पोटाशियम, अर्गन, क्योंकि इनका ताल्लुक अलग अलग फैमिली से है, अलग अलग खानदानों से है, अलग अलग उनके आइडेंटिफिकेशन है, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। यही दो प्रॉपर्टी उनकी मुख्तलिफ नहीं है कि मास और रेट। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखिए इसका ताल्लुक भी अलग अलग खानदानों से है, एक सल्फर है, फास्फोरस है, सिलिकॉन अलग खानदान है, उनकी सारी की सारी मतलब प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ना कि सिर्फ मास और रेट है। यहाँ पर देखें कार्बन, हेलियम और हाइड्रोजन, इनका भी ताल्लुक अलग अलग फैमिली से है, तो इनकी बहुत और प्रॉपर्टी एक दूसरे से तकरीबन क्या है, मुख्तलिफ है। यहाँ पर देखें ये आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर क्या है, मुख्तलिफ है। सो मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी मुख्तलिफ है इनकी, और साथ साथ इनकी रिएक्टिविटी भी मुख्तलिफ है। क्लियर, अच्छा, सो इसका मतलब ये है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, देखिए ये और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं एक दूसरे से हर लिहाज से मुख्तलिफ हैं, लेकिन देखें ये तीनों एटम्स जो होते हैं इनका ताल्लुक एक ही एलिमेंट से है जिनका नाम है कार्बन, और उनकी प्रॉपर्टी मास के लिहाज से भी डिफरेंट है, और उनकी जो रिएक्टिविटी है उनकी भी उसमें भी डिफरेंस है, क्योंकि देखिए ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, ये दोनों दोनों क्या है, रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन जो ये है कार्बन 12, ये इनके बॉन्डनेस इंतहाई ही ज्यादा है और इनकी इंतहाई ही कम है। आगे चलते हैं। सो फॉर 7 ऑप्शन 1 इज करेक्ट। In periodic table, element are arranged in the increasing order of, you know, वैलेंसी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म अ बॉन्ड, और द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एन एलिमेंट। क्लियर, अच्छा, मास नंबर एक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल,
Mass number, proton plus neutron number is known as mass number. Oxidation state, the apparent charge, zahiri charge, the apparent charge on an element in a compound, charge on nucleus, the total charge on the proton, the total charge on the proton in on nucleus. क्लियर। सो अब देखें, वैलेंसी वैलेंसी की बुनियाद पर वो अरेंज नहीं हुए हैं, मास नंबर की बुनियाद पर वो अरेंज नहीं हुए हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की बुनियाद पर वो अरेंज नहीं हुए हैं, बल्कि चार्ज ऑन न्यूक्लियस का मतलब होता है टोटल चार्ज। अब जितने प्रोटॉन होंगे उनके लिहाज से प्रोटॉन की चार्ज की तरतीब होगी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए प्रोटॉन पर एक चार्ज होता है, कूलम में हम नहीं लेते वैसे, कूलम की तरतीब से अगर हम मतलब उनको कैलकुलेट करें तो फिर भी वही आंसर आएगा। देखिए जितने भी प्रोटॉन होते हैं उन पर उतना ही यूनिट चार्ज आता है। देखिए 1 प्रोटॉन पर हम +1 लिखते हैं। क्लियर। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। 9th में आते हैं, 9th क्वेश्चन। H2O CH4 एंड सोडियम प्लस हैव सेम, उनकी क्या सेम है? 9th क्वेश्चन में देखें, उनकी यहाँ पर जो दिए गए H2O है, CH4 है, HF है, सोडियम प्लस है, उनकी क्या सेम है? तो अब हम देख सकते हैं कि नंबर 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर कितने हैं? 11, एटॉमिक नंबर 11 है। अच्छा, यहाँ पर सॉरी, अब प्रोटॉन यहाँ पर कितने हैं? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 10 है, प्रोटॉन यहाँ पर कितने हैं? 11। यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं? यहाँ पर प्रोटॉन है 10। तो प्रोटॉन की सेम नहीं है। एक जब गलत आता है तो सारे गलत होंगे। क्लियर। इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है? यहाँ पर 10 है। क्लियर। यहाँ पर कितने हैं? 9 इनके इलेक्ट्रॉन है और 1 इसका, ये भी 10 है। यहाँ पर कार्बन के 6 और 4 हाइड्रोजन के यहाँ पर 10 है। यहाँ पर ऑक्सीजन के क्या कितने हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 9, 10, इलेक्ट्रॉन उनकी सेम है। क्लियर। अच्छा, इसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। क्लियर। यहाँ पर 23 उसका मास नंबर है। 23 से जब आप 11 सब्सट्रैक्ट करें, क्योंकि हमारा आंसर वैसे ही आया, लेकिन आप उसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूट्रॉन पर, ये न्यूट्रॉन यहाँ पर कितने होंगे? 23 से 11 सब्सट्रैक्ट करें, यहाँ पर कितने होंगे? न्यूट्रॉन फ्लोरीन में 9 है और हाइड्रोजन में सपोज 1 भी नहीं है। क्लियर, 0। अगर हाई प्रोटियम हो तब, तो यहाँ पर 9 है। यहाँ पर सोडियम में कितने कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ पर 9 है। यहाँ पर कार्बन अगर 12 इस्तेमाल हुआ हो, कार्बन अगर 12 इस्तेमाल हो, मतलब C612 अगर वो इस्तेमाल हुआ हो, तो 6 यहाँ पर न्यूट्रॉन और 0 यहाँ पर, अगर हाइड्रोजन प्रोटियम हो तब। क्लियर। अच्छा, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद एवरेज मास का ताल्लुक तो एबंडेंस से होता है। क्लियर। मतलब कि ये नेचर में कितनी एबंडेंस है, कितनी परसेंटेज उसकी मौजूद है। आप लोग भी थक चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर ले, सिंपल इस मकसद के लिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो भी आप लोगों को मिल सके। और साथ साथ मुझे आपकी फीडबैक चाहिए, कमेंट चाहिए कि आया इस तरीके से आप समझ सकते हैं या नहीं, या मेरा जो ये आइडिया है ये बेस्ट है या फिर नहीं, कुछ फ़ायदा इस तरीके से आपको हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। देखिए वैसे भी मुख्तलिफ तरीक़ों से सिखाया जाता है, क्या ये तरीका ठीक है या नहीं, कमेंट में ज़रूर लिखें। और साथ साथ सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन का से मतलब आपको ये नफ़ा हो जाएगा कि इस चैनल की, और साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन, सब जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं तो आपको इस चैनल की तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, वस्सलाम।